वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम एक्सरसाइज कर रहे थे, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे। और वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। यानी कि पीरियडिक टेबल के अंदर पीरियड्स का क्या मतलब है। तो आप लोगों ने लेक्चर 60 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। यानी कि लेक्चर 60 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले पीरियड्स की डेफिनेशन करनी है, पीरियड्स क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि टोटल 7 पीरियड्स हैं ग्रुप के अंदर, वो कौन कौन से हैं। पहले पहले पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, दूसरे तीसरे को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड। चौथे और पांचवें को लॉन्ग 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 पीरियड्स बोलते हैं और छठे सातवें को लॉन्गेस्ट पीरियड्स बोलते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ बता के उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं मैंने। तो वहाँ पे आप लोगों ने आगे बताना है कि पीरियड्स के अंदर अटोमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, एलिमेंट्स की पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए पीरियडिक टेबल। यानी कि एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर क्यों अरेंज किया गया। ठीक है, एक क्यों अरेंज किया गया एंड हाउ, और कैसे अरेंज किया गया। ये दो जो है ना आप लोगों ने आंसर करने हैं, वाई का और हाउ का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है ना यहाँ पे पीरियड्स और ग्रुप्स की डेफिनेशन अगर कर ले तो बेस्ट है, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पीरियड्स की डेफिनेशन कर दी है। अगर आप लोग पीरियड्स की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। पीरियड्स की डेफिनेशन और साथ में ग्रुप की डेफिनेशन, तो ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, जस्ट पीरियड की लिखी है। तो आप लोग पीरियड की भी लिख सकते हैं और ग्रुप दोनों की लिख सकते हैं। हमारा जो बेसिक आंसर है वो यहाँ से शुरू होता है, वाई एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हमारा जो है ना आंसर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियडिक टेबल इन फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स that a chemist can easily understand the properties of elements and compound formation। यानी कि एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है। और क्यों अरेंज किया गया है, ताकि एक केमिस्ट जो कि यानी कि केमिस्ट्री का बंदा है, जो केमिस्ट है एक, वो क्या करेगी, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इजीली जो है ना अंडरस्टैंड कर सके और बाकी जो कंपाउंड फॉर्मेशन है उसको जो है ना इजीली देख सके। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उन प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमें आसानी से पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कौन से एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके जो है ना क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। और एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, ये हमें जो है ना इसी पीरियडिक टेबल से एक्सप्लेन होती हैं। अगर एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज ना किया गया होता तो एलिमेंट्स यानी कि सारे एलिमेंट्स को देखना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करके देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अभी सारे एलिमेंट्स को जब एक पीरियडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया गया है तो जो एलिमेंट्स ग्रुप्स की फॉर्म में हैं उनको बड़े इजीली जो है ना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को। हमें पता है कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, तो जो है ना इसकी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है ना वो सिमिलर होती है। ठीक हो गया, तो इस वजह से जो है ना इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है एक केमिस्ट के लिए। इस वजह से ये पीरियडिक टेबल एक अरेंज किया गया था ताकि जो है ना आसानी हो जाए। ठीक हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियडिक टेबल। एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर कैसे अरेंज किया गया। तो बेसिकली एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पीरियड्स को एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट जो है ना इससे आगे मैं आप लोगों को ग्रुप्स में कैसे एक्सप्लेन किया गया वो बताऊँगा, ग्रुप्स में कैसे अरेंज किया गया वो बताऊंगा। सो पीरियड्स में कैसे अरेंज किया गया वो देखते हैं। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विच लीड्स द कॉन्टिन्यूसली चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलोंग अ पीरियड। एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले पीरियड्स में अरेंज किया गया है। क्यों अरेंज किया गया है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जब कॉन्टीन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कॉन्टीन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियड में जो है ना वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारे पास जो है ना वो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो रही है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, चेंज होगी। ड्यू टू विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। इसके अलावा हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्स के, वो
अपनी जो है ना पोजीशन बताते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कि वो किस जगह पे हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड प्लेस्ड एट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इन द रिस्पेक्टिव पीरियड या पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली एग्जांपल कौन सी दी हुई है, एल्कली मेटल की एग्जांपल दी हुई है, यानी कि इनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन यानी कि फुल लेफ्ट पोजीशन पे जो है ना ये है। और इसके अलावा जो है ना इनकी एक एक जो एलिमेंट है वो हर पीरियड का स्टार्ट है। ठीक है, सातों पीरियड्स हैं तो सातों एलिमेंट्स जो ग्रुप के अंदर हैं वो हर एलिमेंट का जो है ना वो स्टार्ट है, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह जो है ना एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की फॉर्म में क्यों अरेंज किया गया, वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्रुप के अंदर जो है ना एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया गया वो देखते हैं। द एलिमेंट्स आर आल्सो अरेंज इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। द एटॉमिक नंबर इन ग्रुप्स increases discontinuously as all the elements in groups have similar valence shell electronic configuration, due to which all the elements in a group have similar properties and can easily be explained। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर इसलिए अरेंज किया गया क्योंकि एलिमेंट्स की जो है ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ग्रुप्स के अंदर सिमिलर है। यानी कि फर्ज करें अगर ये ग्रुप है पहला या ये दूसरा ग्रुप है, अगर पहले ग्रुप को देखें तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप उठा के देख लें, ये वाला उठा के देख लें या ये वाला उठा के देख लें, 15 ग्रुप उठा के देख लें, तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अपने ग्रुप्स के, उनकी सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिमिलर है। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो उसके बाद जो है ना इनका एटॉमिक नंबर, एक और बात कि इनका एटॉमिक नंबर डिसकंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर एक 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 करके इंक्रीज होता है यानी कि कॉन्टिन्यूसली, लेकिन ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर डिसकंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। और ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की ग्रुप्स के अंदर वो भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जब प्रॉपर्टीज़ यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर सोडियम की हैं तो पोटाशियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलती होंगी, रुबिडियम की प्रॉपर्टीज इन दोनों से मिलती होंगी, सीजियम की प्रॉपर्टीज इन तीनों से मिलती होंगी, आगे फ्रांशियम की इन सबसे मिलती होंगी, यानी कि सब की प्रॉपर्टीज आपस में तकरीबन सिमिलर होती हैं। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स की इस ग्रुप के अंदर क्या है, सिमिलर है। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और एलिमेंट्स को इजीली एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस वजह से एलिमेंट्स को यानी कि ग्रुप्स की फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना वो अरेंज किया गया है। पहले हमने पीरियड्स देखे और अब हमने ग्रुप्स देखे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ये सिंपल ही है, इसके ऊपर लेक्चर 65 सिंपल जाके आप लोग लेक्चर 65 देखें तो उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे बता देना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड भी बता देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर बताना है। तो ये आप लोगों का जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर 65 आप लोग पूरा कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाई इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेज इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्वेश्चन में जो है ना आप लोगों ने क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बतानी है। तो लेक्चर 66 है, ये आप लोग पूरा कर लें तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने बतानी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड ग्रुप्स में बताना है और पीरियड्स में बताना है। जब आप लोग ग्रुप्स में बताएंगे और पीरियड्स में बताएंगे तो वहाँ पे आगे रीजन भी लिखे हुए हैं, तो वो रीजन जो है ना आप लोगों के ये जो है ना इस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे बार बार मैं इसलिए नहीं लिख रहा चूँकि जब बार बार लिखूंगा एक तो टाइम का ज़्यादा है और दूसरी बात यह है कि आप लोग भी बार बार वही चीज़ें सुन सुन के जो है ना फिर बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आप लोग अगर शुरू से कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी चीज़ें की हुई हैं, जस्ट आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ और आप लोग इजीली इसको कर रहे हैं। अब चूँकि ये वाले जो क्वेश्चन है इनको एक प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया ऑलरेडी, तो चीज़ें वही हैं सारी जो है ना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको एक अरेंज यानी कि इनको एक इनकी जो अरेंजमेंट है क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्टेंट है उसकी अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, तो आप लोगों को जो है ना एक क्लियर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को मिल जाता है। इस वजह से जो है ना इन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो वो मैं उसको जो है ना आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट दस लो आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जो बिगर साइजेस एटम है यानी ऐसे एटम जिनका बड़ा साइज है उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है
वो क्या है, कम है। तो आप लोग जो है ना इस स्टेटमेंट को क्या करें, प्रूव करें, जस्टिफाई करें। ठीक हो गया। तो हम इसका आंसर क्या है बेसिकली, इट इज़ क्लियर दैट दोज एटम्स हैविंग बिगर साइज have strong shielding effect due to which their ionization energy reduces। ये हम मानते हैं कि जिन एटम का साइज बड़ा है उनका क्या है, उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। उसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। रीज़न, द बिगर साइज्ड एटम्स हैव लार्ज नंबर ऑफ शेल्स ड्यू टू विच मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। सबसे पहली बात यह है कि जो एटम जिनका बिगर साइज होता है, बड़ा साइज होता है, उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस रिड्यूसेस। इसका मतलब ये है कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास क्या है, एक एटम का साइज है। इसके जो इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो बाहर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जिन्हें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या जिन्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के दरमियान आ जाएंगे और इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन, उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब अट्रैक्शन कम कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Next, as the effective nuclear charge decreases due to which the outermost electrons are loosely held in the valence shell। अब क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। तो जो बाहर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली हेल्ड हो जाएंगे। लूजली हेल्ड का मतलब ये है कि वहाँ पे वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो वहाँ से वहाँ उनको निकालना आसान हो जाएगा। A very small amount of energy is required to remove the loosely held electrons from valence shell, which means when the shielding effect increases then ionization energy reduces। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स अब लूजली हेल्ड हैं उनको आप बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी दे के वहाँ से निकाल सकते हैं। जब आप थोड़ी सी एनर्जी दे के वहाँ से निकाल सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बाहर से आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई। तो उम्मीद है करता हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। इस चैप्टर को बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से देखा, बहुत ज़्यादा डिटेल से देखा। क्यों, मैंने यहाँ पे जो है ना पीरियडिक टेबल बनाया, आप लोगों को साथ साथ ग्रुप्स का, पीरियड्स का, सारी प्रॉपर्टीज़ का थारोली आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता रहा। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसको शुरू से देखें इस चैप्टर को। ठीक है, जब तक आप लोग शुरू से देखेंगे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज आप लोग जस्ट एक्सरसाइजेज कर लेंगे तो आप लोगों को मे भी समझ ना आए और आप लोग सोचेंगे कि ये सर जो है ना बड़ा बोरिंग सा लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा अगर आप लोगों ने जो है ना इसको शुरू से ना देखा तो कोशिश करेंगे इसको शुरू से देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो तभी जो है ना जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आगे आ रहे हैं इनको आप लोग समझ पाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना आप लोगों की केमिस्ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। बेसिकली मेरा पर्पज़ ही जो है ना वो कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, मेरा पर्पज़ ये नहीं कि आप लोगों को जस्ट नोट्स बनवा के रट्टा लगवाया जाए और आप लोगों को जो है ना वो 500 में से 502 नंबर जो है ना वो आप लोग ले लें। तो ऐसी वाली कोई बात नहीं है, ऐसे मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाए बेसिक लेवल पे। तो यही जो है ना आप लोगों की एज है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें केमिस्ट्री के अंदर, ताकि आप लोग जब एफएससी लेवल पे जाएं तो आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक हो गया। जैसे बच्चे जाते हैं ना मैट्रिक के बाद एफएससी में, मैट्रिक की केमिस्ट्री उनको बड़ी आसान सी लगती है क्योंकि छोटी सी केमिस्ट्री है, रट्टा लगाया होता है उन्होंने और नंबर ले लेते हैं फुल। ठीक है, लेकिन जब एफएससी में जाते हैं तो इतनी बड़ी केमिस्ट्री देख के वो परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पे जो बच्चे जो है ना मैट्रिक के अंदर 1050 नंबर लेते हैं वही बच्चे अक्सर जो है ना देखा गया है 650 नंबर पे आ जाते हैं एफएससी में। उसका रीज़न यही है कि जस्ट केमिस्ट्री की वजह से वो घबरा जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट केमिस्ट्री जो है ना आगे जाके बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैंने जो है ना मैं अब कह सकता हूँ कि यानी कि अपना ये जो चैनल है इसको एफएससी लेवल से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मैंने इसको मैट्रिक लेवल से किया, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना बेसिक आप लोगों की क्लियर होंगी, तभी जब आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें मज़ीद डेप्थ में समझ आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गया होगा।
तो मुझे जो है ना अपनी दुआ में याद रखिएगा। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है ना ऐसे बच्चे जिनके पास ट्यूशन पढ़ने का जो है ना वो एक सोर्स नहीं है, ज़रिया नहीं है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, वो बच्चे जो है ना इजीली एक्सेस कर सकें और अपने जो है ना तालीमी सरगर्मियों को आगे वो चला सकें। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना आप लोगों को भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। ठीक है, बाकी जो है ना आप लोग देख रहे हैं कि मैं खुद कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत के बदले में आप लोगों का एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक हो गया, तो अपने भाई को बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चौथे चैप्टर के साथ। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।